नमस्कार दोस्तों, कर्मयोगी सिविल सर्विसेज में आपका हार्दिक स्वागत है। डेली के करंट अफेयर में आज हम देखते हैं पहला टॉपिक। उससे पहले कि 14 तारीख को मतलब कल का जो है अभी रह गया है करंट अफेयर, इसको बीच में जो है हम डाल देंगे। तो आज का भी देखते हैं 15 जुलाई का। तो अभी जो है ये पहला टॉपिक है पर्यावरणीय उल्लंघन से निपटने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है ना, SOP जारी किया गया। ये जो है अभी जो है पर्यावरण वन और जलवायु मंत्रालय ने इस SOP को जारी किया है और ये इस सीरीज में जारी किया गया है कि राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण आदेश दिया था और उसी के आदेश के क्रम में जो है इसको जारी किया गया है। अब कोई भी अगर व्यक्ति पर्यावरण उल्लंघन से अगर कोई का उल्लंघन करता है तो उसके लिए दंड दिया जाएगा। उस संदर्भ में क्या दंड के प्रावधान होंगे, क्या तरीके होंगे, उसी के लिए SOP जारी किया गया है। इसमें देख लेते हैं SOP के अनुसार हरित उल्लंघन की क्या क्या श्रेणी है। मंजूरी रहित कुछ ऐसी परियोजनाएं हैं जिसके लिए मंजूरी लेने की ज़रूरत नहीं है। उसमें क्या है, कोई भी ऐसी परियोजना जो जैसे निर्माण कार्य जो होता है उसमें कोई लेने की ज़रूरत नहीं है। कोई मौजूदा अगर परियोजना जो चल रही है उसके लिए भी कोई बात नहीं, उल्लंघन लेने की ज़रूरत मतलब मंजूरी लेने की ज़रूरत नहीं है। जो पहले से मौजूदा परियोजना चल रही है, ऐसी भी परियोजना जो अब पहले से अनुमति प्राप्त कर ली है उसके लिए भी मंजूरी लेने की ज़रूरत ही नहीं है। और एक चीज़ और है कि पर्यावरण मंजूरी प्राप्त करने के लिए योग्य हैं, इस बात को भी चेक किया जाएगा, जांच की जाएगी। कुछ गैर अनुपालनीय परियोजनाएं हैं कि उसमें देखा जाएगा कि वो अनुपालन कर रही हैं कि नहीं। मानदंडों का अगर कोई उल्लंघन करती हैं तो ऐसे के लिए जो है वो उल्लंघन की श्रेणी में आएंगी और जिन्हें अपेक्षित मंजूरी नहीं मिली है उनके लिए भी अनुपालन चेक किया जाएगा। जिसको अभी मंजूरी नहीं मिली है उसको फिर से मंजूरी लेने की ज़रूरत है। अगर कोई उत्पादन की मात्रा में कोई परियोजना पहले से चल रही है और उसमें मान लीजिए उत्पादन हो रहा है, तो अगर उस उत्पादन में वृद्धि कर रही है वह योजना, वह कंपनी, तो उसके लिए भी पर्यावरण मंजूरी लेना ज़रूरी है। अगर पर्यावरण मंजूरी नहीं लेते हैं तो जो सरकारी तंत्र है वह जो है मजबूर कर सकती है कि आप उत्पादन की वृद्धि को कम कीजिए या पर्यावरण के अनुकूल कीजिए। इसके लिए जुर्माना का भी प्रावधान किया गया है। अगर मान लीजिए कोई भी परियोजना बिना मंजूरी लिए ही शुरू कर दी जाती है तो कुल परियोजना का 1% उसको जो है लागत देनी पड़ेगी। उसके बावजूद नोटिस देने के बावजूद भी अगर वह परियोजना संचालित रहती है तो जब तक वो संचालित रहेगी तब तक कुल कारोबार का 25.25% जुर्माना भी लगेगा, उस अवधि भर भी लगेगा, है ना। तो जुर्माना कठिन कर दिया गया है, ज़्यादा किया गया है। अगर मान लीजिए ऐसी कोई परियोजना है जहां भी संचालन शुरू नहीं हुआ है और उल्लंघन के मामले में कोई संचालन शुरू नहीं हुआ और ये तारीख तक कुल परियोजना लागत का 1% जुर्माना वहां पर भी वसूला जाएगा। इससे कुछ चिंताएं भी हैं इस SOP को लेकर के। इस SOP में ये है कि जो कुछ पर्यावरण विशेषज्ञ हैं उनका मानना है कि भाई इस तरह दंड का प्रावधान आपने कर दिया है तो दंड लगा करके छोड़ दिया जाएगा, मतलब सुधार नहीं किया जाएगा, तो ऐसी प्रवृत्ति बार बार होती रहेगी, पुनरावृत्ति होती रहेगी। दूसरी बात है कि इस तरह इसका मतलब ये हुआ कि उल्लंघन को संस्था करके दिया, ठीक भाई हमने दंड आपको दे दिया, उसके बाद उल्लंघन किया, ठीक है, तो इस तरह इसको एक मतलब की अनुमति मिल गई कि हाँ संस्थागत हो गया उल्लंघन है। तो ये सब दिक्कतें हैं। इससे संबंधित और भी क्या पहल हैं कि पर्यावरणीय जो है SOP से संबंधित, इससे के संदर्भ में जैसा कि आपको पता होगा पर्यावरण संरक्षण नियम 1946 का है। इसी के तहत जो है 2021 में एक जो है पर्यावरण प्रभाव आकलन सूचना जारी किया गया है। याद रखिएगा ये 2020 नहीं है, ये 2021 में भी इसको किया गया। 2020 का था लेकिन 21 में फिर संशोधन किया जा रहा है। ये है 2017 में एक और शुरू किया गया था, वो था माफ़ी योजना। माफ़ी योजना ऐसा था, अगर पर्यावरण उल्लंघन कोई कर लिया, कोई परियोजना की है तो उसके लिए माफ़ी मांग करके कुछ छोटे मोटे ऐसी है तो उसको सुधार कर सकती है। तीसरा है पर्यावरण प्रभाव आकलन का भी एक व्यवस्था किया गया है। इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट का भी ये कंपलसरी कर दिया गया है। देख लेते हैं राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण NGT क्या है।
एनजीटी जो है यह एनजीटी अधिनियम मतलब राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण अधिनियम 2010 के तहत एक स्थापित किया गया। यह एक स्टैट्यूटरी निकाय है। इसको जो है इस उद्देश्य से लागू किया गया था कि जैसे पर्यावरण का संरक्षण, वन और अन्य प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण हो सके और उससे संबंधित जो भी मामले आते हैं उसका प्रभावी और शीघ्र निपटान हो सके। इसके लिए प्रावधान किया गया है, कोई भी इससे संबंधित मुद्दा आता है तो 6 महीने के भीतर ही निपटा दिया जाएगा। ये भी प्रावधान है कि यह अधिकारी जो है किसी मामले की सुनवाई करने के लिए आवश्यक नहीं है कि वह जो है प्रोसीजर नियम जो है मतलब कि प्रक्रिया नियम को पालन करे। यह जो है प्रकृति के सामान्य सिद्धांत के आधार पर भी सीधे वो काम कर सकती बिना साक्ष्य आधारित, है ना। तो ये भी है। इस तरह का राष्ट्रीय हरित अधिकरण मतलब कि पर्यावरण से संबंधित एक नई संस्था स्वतंत्र बॉडी स्थापित करने वाला भारत, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बाद विश्व का तीसरा ऐसा मतलब देश बन गया था जो इस तरह पर्यावरण संबंधित एक संस्था की स्थापना किया था। इसके जो है एनजीटी के हेडक्वार्टर इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है, जबकि 4 क्षेत्रीय इसके कार्यालय भी हैं। वो हैं भोपाल में, पुणे में, कोलकाता में और चेन्नई में हैं। अगला टॉपिक है दोस्तों सदन के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का निर्वाचन। क्या है, क्यों ये न्यूज में है, इसको देख लेते हैं। इसको जो है आप यूपीएससी के जीएस पेपर द्वितीय के संवैधानिक पदों पर नियुक्ति और विभिन्न कानूनी शक्तियों, कार्य और उत्तरदायित्व वाले आप जो है यूनिट से कोरिलेट कर सकते हैं। यह न्यूज में इसलिए है कि महाराष्ट्र राज्य की विधानसभा में अध्यक्ष का पद जो है इस फरवरी महीने से रिक्त है और जो है उसका उत्तरदायित्व है, कार्य है अध्यक्ष का, उसको जो है विधानसभा का उपाध्यक्ष कर रहा है ना। तो यह एक है। अभी लोकसभा में भी उपाध्यक्ष का पद जो है खाली है और कई ऐसे राज्य हैं वहां पर भी डिप्टी स्पीकर मतलब कि वहां पर भी उपाध्यक्ष के पद खाली हैं। तो इसको भी देख लेते हैं। सदन के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद हेतु निर्वाचन की क्या क्या प्रक्रिया है। इसका जो है प्रक्रिया अध्यक्ष और उपाध्यक्ष मतलब सदन के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के निर्वाचन संबंधित प्रक्रिया संविधान में दी गई है। संविधान के 93 अनुच्छेद में जो है लोकसभा और राज्यसभा के संबंधित अधिकारियों की नियुक्ति की बात की गई है। वहीं जो है 178 अनुच्छेद 178 के तहत राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष पद के लिए मतलब कि उनके स्पीकर के चुनाव संबंधी प्रक्रियाओं का बात की गई है। इसमें क्या क्या प्रावधान किया गया है। इसमें कहा गया है कि सदन जो है अपने 2 सदस्यों को, एक को अध्यक्ष और दूसरे को उपाध्यक्ष के रूप में जल्दी से जल्दी नियुक्त करेगा। ये बात संविधान में कही गई है। जैसा कि आपको पता होगा लोकसभा और लोकसभा के स्पीकर की जो नियुक्ति होती है वह जो है नियुक्ति का जो चुनाव का तारीख होती है उसको राष्ट्रपति जो है घोषित करता है, जबकि राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष के चुनाव की तिथि राज्यपाल द्वारा निर्धारित की जाती है। वहीं जबकि उपाध्यक्ष, अगर लोकसभा का उपाध्यक्ष है तो उसके लिए चुनाव की तिथि स्पीकर द्वारा तय की जाती है, जबकि राज्य विधानसभा के उपाध्यक्ष के चुनाव की तिथि जो है उसके अध्यक्ष के द्वारा स्पीकर के द्वारा तय की जाती है। सदन के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष की भूमिका और कार्य क्या क्या होता है। अध्यक्ष जो होता है वो सदन का प्रमुख प्रवक्ता होता है। यह अध्यक्ष जो है सदन का सामूहिक प्रतिनिधित्व करता है। अध्यक्ष ही विश्व के लिए सदन का एकमात्र प्रतिनिधि का काम कौन करता है, अध्यक्ष ही करता है। अध्यक्ष जो है वह समस्त कार्यवाही संसद या सदन की समस्त कार्रवाई या कोई संयुक्त बैठक भी होती है तो उसकी अध्यक्षता करता है। अध्यक्ष ही है जो धन विधेयक है या नहीं है उस विधेयक पर निर्णय लेता है, या तो कोई ऐसा भी विधेयक जो उसके सदन के अधिकार क्षेत्र से बाहर का है या उसके अधिकार क्षेत्र में आता ही भी है, इसका भी निर्णय अध्यक्ष ही करता है। अध्यक्ष के जो है लोकसभा अध्यक्ष के स्वतंत्रता और निष्पक्षता को सुनिश्चित करने के लिए संविधान में प्रावधान किया गया है। इसमें जो है इसका वेतन भारत की संचयी नीति पर भारित किया गया है, जिस पर जो है संसद में सिर्फ चर्चा तो हो सकती है लेकिन इस पे जो है मतदान नहीं हो सकता है इसके वेतन पे।
ये है अध्यक्ष जो सदन में जो भी कार्यवाही होती है, जो भी सामान्य चर्चा होती है, उसमें सदस्य जो होते हैं वह अध्यक्ष को ही संबोधित करके कहते हैं। ये इसकी भूमिका और कार्य हो गया एक तरह से। चुनाव कराने है समय सीमा निर्दिष्ट करने वाले राज्य, जैसा कि आपको पता है कि ये इसमें समय सीमा को नहीं निर्धारित की गई है कि अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का जो है चुनाव कितने दिन में किया जाएगा या उसकी कार्यावधि कितनी होगी, ऐसी कोई भी बात नहीं कही है। ये बस संविधान में ये कहा गया है कि उसका पद तब तक बना रहेगा जब तक कि नई लोकसभा का गठन नहीं हो जाता है, तब तक के लिए बात कही गई है। तो इसका जो है चुनाव कराने के लिए समय सीमा, कुछ ऐसे राज्य हैं जो समय सीमा निर्धारित कर दिए हैं कि कब कितने दिनों बाद जो है अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का जो है चुनाव किया जाएगा। उसमें है हरियाणा और उत्तर प्रदेश। हरियाणा में कहा गया है कि आम चुनाव होने के बाद विधानसभा के 1 सप्ताह के अंदर जो अध्यक्ष का चुनाव और 15 दिन के अंदर जो है उपाध्यक्ष का चुनाव कर दिया जाएगा। ऐसे ही उत्तर प्रदेश में भी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के निर्वाचन के लिए समय सीमा निर्दिष्ट की गई है। अगला टॉपिक है मरम्मत करने का अधिकार या राइट टू रिपेयर आंदोलन। ये एक मूवमेंट है या अधिकार भी आप कह सकते हैं। क्या है इसको आप जो है यूपीएससी के जीएस पेपर द्वितीय के भारत के हितों पर विकसित विकासशील देशों नीतियों राजनीति का प्रभाव प्रवासी भारतीय वाले टॉपिक से कोरिलेट कर सकते हैं। ये न्यूज में क्या है, कैसे है, इसको देख लेते हैं। अभी जो है इन चर्चा में चल रहा है। और ये आंदोलन क्या है, इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी अगर इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक अगर डिवाइस है, तो उसको जो है कोई भी व्यक्ति है ना या कोई भी दुकानदार मरम्मत करने में सक्षम हो। मतलब कि उपभोक्ता जो है कस्टमर, वह कहीं पर जहाँ चाहे वहाँ अपनी मोबाइल, मान लीजिए एग्जाम्पल लीजिए कि वो अपनी मोबाइल बनवा सके। अभी तक क्या है कि वो मोबाइल बनाने वाली कंपनियां इस बात को स्पष्ट ही नहीं कहती हैं कि उसमें कौन सी डिवाइस लगी है, क्या प्रक्रिया है, कैसे कैसे है, ये चीजें नहीं बताती हैं। इस सीक्रेट की वजह से जो है वो बनाने में दिक्कत होती है। जो कारीगर हैं वो डरते हैं कि कहीं इसको खोलने के बाद खराब न हो जाने। तो इसी बात को हटाने के लिए ये कहा गया है कि मरम्मत करने का अधिकार है। मतलब कि कोई उपभोक्ता, कोई कस्टमर है तो उसको यह अधिकार है कि वह अपनी डिवाइस को चाहे जहाँ जिस दुकान पे बनवा ले। तो ये चीज़ तभी संभव है जब वह कंपनी बताए कि इसमें क्या-क्या चीज़ें लगी हैं, कैसे-कैसी डिवाइस हैं, और इन्हीं बताएगी तभी शॉप वालों को पता चलेगा, स्थानीय जो भी चीज़। तो इसी को बोलते हैं मरम्मत करने का अधिकार, यह राइट टू रिपेयर अधिकार। इससे कुछ फायदे भी हैं। इससे फायदे ये हैं कि अगर ये अधिकार मिल जाएगा तो जो भी, मान लीजिए कि एग्जांपल लीजिए मोबाइल है, अगर कोई एप्पल की मोबाइल है तो एप्पल की मोबाइल के अगर वो बता दे एप्पल की कंपनी कि इसमें कौन कौन से पदार्थ लगे हैं, कौन कौन से डिवाइस छोटी लगी हैं, कैसे फंक्शन करती है, कैसे ओपन किया जाए, कैसे बंद किया जाएगा, इसके हर जो है उपकरण को, तो अगर बता दे तो कोई भी एक छोटा दुकानदार अच्छा मेहनत करके, कारीगर सीख करके उसको खोल सकता है, बना सकता है। अन्यथा आप जानते हैं कि मान लीजिए एप्पल का है तो एप्पल स्टोर पे जाना होगा, वहाँ पर उसके एक्सपर्ट जो है कुशल कारीगर होते वही कहते हैं, और 2 बार मोबाइल खराब हो गई, 2 से 3 बार, तो जितने की मोबाइल नहीं है उतना जो है आपके बनवाने में लग जाते हैं, है ना। तो ये दिक्कत होती है। तो इससे फायदा क्या, इससे जो है जीवन काल कम हो जाता है। भाई वही है, बन पाई तो बन पाई, नहीं बन पाई तो अक्सर लोग मोबाइल फेंक देते हैं, खराब हो जाती है। तो अगर ये राइट टू रिपेयर मतलब कि मिल जाएगा तो इसका मतलब जीवन काल बढ़ जाएगा। जो स्थानीय दुकानदार होंगे, स्थानीय दुकानदार या अर्थव्यवस्था बढ़ेगी। तो ये सारी चीजें फायदा होंगी। ये इस आंदोलन की शुरुआत 1950 में जब कंप्यूटर युग की शुरुआत हुई थी तभी से शुरू हुआ था। तो यह चीज हो गया। अभी ये न्यूज में इसलिए है कि अभी विश्व में भी इस बात को लेकर के मांग की जा रही है। अभी जो है जो बाइडेन, अमेरिका के जो राष्ट्रपति, उन्होंने एक कार्यकारी आदेश पारित किया है, पर हस्ताक्षर किए हैं। उसके अनुसार उन्होंने जो है इस बात पर लगाम लगाने की को कहा है कि जिसके माध्यम से जो है ये इलेक्ट्रॉनिक उपकरण निर्माता जो है अपनी बातों को सीक्रेट रखते हैं या उस प्रक्रियाओं को नहीं बताते हैं। इस पे लगाम लगाने के लिए इन्होंने कार्यकारी आदेश पारित किया है। जबकि ब्रिटेन में राइट टू
रिपेयर नियम लागू है। टीवी और वॉशिंग मशीन जैसे दैनिक उपयोग के उपकरण को खरीदना और उनकी मरम्मत करना काफ़ी आसान हो गया है। इसकी वजह से अब कोई भी व्यक्ति का उसको सब पता है, कोई भी व्यक्ति खोल के टीवी और वॉशिंग मशीन बना लेता है। इसके लिए उस कंपनी के स्टोर रूम पे जाने और वहाँ बनवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये हो गया। अगला टॉपिक है आंदोलन। इसको जो है इस आंदोलन का कुछ चीजें विरोध भी करती हैं। कौन विरोध करेंगे? सिंपल सी बातें हैं, ये बड़ी बड़ी कंपनियां विरोध करेंगी। अगर क्यों विरोध करेंगी? विरोध इसलिए करेंगे कि उनका जो है एक तो इन पर जो मोनोपोली है वो खत्म हो जाएगी। दूसरी बात ये भी है, ये बोलती हैं कि बौद्धिक संपदा का हवाला देती हैं कि अगर इस तरह हम बता देंगे तो बौद्धिक कोई भी ऐसा बनाने लगेगा, करने लगेगा। ये भी है, ये भी हवाला देते हैं। हवाला देते हुए विरोध कहते हैं कि इससे उपकरण की विश्वसनीयता मतलब कि कम होती है और सुरक्षा प्रभावित होती है। इससे डेटा सुरक्षा और साइबर सुरक्षा का खतरा भी हो सकता है। ये सब इनके कंसर्न चिंताएं कहती हैं। अगला टॉपिक है दोस्तों BSS यूनिटी स्पेस की सब ऑर्बिटल फ्लाइट। क्या है? इसको जो है यूपीएससी के GS पेपर तृतीय के रोबोटिक्स, सूचना प्रौद्योगिकी और रोबोटिक्स जैसे और अंतरिक्ष वाले टॉपिक से आप कोरिलेट कर सकते हैं। न्यूज में क्या है? न्यूज में ये है कि यह BSS यूनिटी स्पेसशिप जो है यह मैक्सिको से उड़ान भरा है और पृथ्वी के 85 किलोमीटर की ऊंचाई तक की यात्रा करके फिर वापस आ चुका है। इस बात में ध्यान रखिएगा, इस अंतरिक्ष यान में 6 लोग सवार थे। कितने लोग? 6 लोग सवार थे। और इस तरह की फ्लाइट को क्या बोला गया? सब ऑर्बिटल फ्लाइट। सब ऑर्बिटल मतलब कि पृथ्वी के सब ऑर्बिटल में जा करके उससे बाहर, ऑर्बिटल से बाहर होकर के फिर आप बाहर नहीं, पृथ्वी के सब ऑर्बिटल में जा करके वहां से वापस आना या वहां तक की फ्लाइट को सब ऑर्बिटल फ्लाइट कहते हैं। इस सब ऑर्बिटल क्या है? सब ऑर्बिटल ऐसा एक सिस्टम है जिसको आप क्लास 12th के फिजिक्स में आप पढ़े होंगे। उसको क्या बोलते थे? बाउंड एनर्जी। इसका मतलब ये हो, बाउंड स्पीड एनर्जी नहीं, बाउंड स्पीड। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी उपग्रह है तो वो एक जब निश्चित सीमा की गति को हासिल कर लेता है तो इसका मतलब वो इतना तेज हो चलने लगता है कि वह पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण है, इस गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव को कम कर देता है और आगे बढ़ जाता है। वह स्पीड है 28,000 किलोमीटर प्रति घंटा या उससे अगर अधिक की कोई भी अगर यान तेजी से गति करता है, इसका मतलब वह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के को समाप्त करके भारहीनता का अनुभव करते हुए आगे बढ़ जाता है। इसी को क्या बोलते हैं? बाउंड स्पीड भी बोलते हैं। मतलब पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण खींचने की शक्ति उसको पार कर दिया है। तो इस तरह के जो एक गति है इसी को क्या बोलते हैं? सब ऑर्बिटल बोलते हैं। इस गति पे चलने के बाद उस कोई भी जो ग्रह है या जो उपग्रह छोड़ा जाता है या यान छोड़ा जाता है वह पृथ्वी की ओर गति नहीं करता है, पृथ्वी के विपरीत उड़ने लगता है ना। तो इसी को इस समय भारहीनता का अनुभव होने लगता है। इस प्रकार के प्रयोग का क्या महत्व है? बहुत अच्छे महत्व हैं इसके। पहला महत्व यह है कि माइक्रोग्रेविटी सूक्ष्म गुरुत्व के विषय में शोध किया जा सकता है। और भी ये चीजें हैं कि अंतरिक्ष में आने जाने या अंतरिक्ष में प्रयोग करने के लिए ये क्या हो जाएगा? काफी संस्था हो जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी जो है वहां पर लोगों को ले जाना भी आसान हो जाएगा, सस्ता हो जाएगा। एक चीजें और है, जो वायुयान हवाई जहाजें उड़ाई जाती हैं वो जो है अगर गुरुत्वाकर्षण पे अध्ययन मिल जाएगा तो परवलयिक उड़ान का एक विकल्प हो सकती है। इसमें परवलयिक उड़ान का मतलब ये हुआ कि इससे जो है बहुत तीव्रता से जो है और उड़ानें हो सकती हैं और पर्यावरण प्रदूषण भी कम हो सकता है। ये फायदा। मिशन यूनिटी 22 मिशन क्या है? यह यूनिटी 22 मिशन जो है यह वर्जिन गैलेक्टिक द्वारा विकसित किया गया यूनिटी रॉकेट यान के माध्यम से जो है सुदूर अंतरिक्ष में उड़ान भरने के लिए एक मिशन है। यह जो है यह मिशन 22वां मिशन है। BSS यूनिटी का यह 22वां मिशन था जिसमें जो है चालक दल सहित जो उड़ान भरे अंतरिक्ष में उसका यह चौथा अंतरिक्ष उड़ान था। इस मिशन का भारत के लिए क्या महत्व है? इस मिशन का भारत के लिए महत्व इस संदर्भ में है कि इसमें जो अंतरिक्ष यात्री शिरीषा बांडला हैं जो इसके साथ ये अंतरिक्ष यात्री गई थी वह जो है भारतीय मूल की रहने वाली हैं। यह शिरीषा बांडला जो है
सुनीता विलियम्स और कल्पना चावला के बाद जो है तीसरी भारतीय मूल की महिला हैं जो अंतरिक्ष में गई हैं। जैसा कि आपको पता होगा ये भारतीय मूल के हैं, है ना, जबकि भारतीय नहीं है, भारत के निवासी नहीं है, इनके आजा परपाजा यहाँ भारत के रहने वाले थे। जबकि जो है राकेश शर्मा गए हुए थे, ये भारत के निवासी थे ना, ये रशिया के सहयोग से अंतरिक्ष में गए हुए थे। अगला टॉपिक है नासा का वाइपर मिशन। ये नासा का वाइपर मिशन क्या है, इसको जो है आप यूपीएससी के जीएस पेपर 3 के अंतरिक्ष वाले टॉपिक से कोरिलेट कर सकते हैं। ये जो है नासा ने घोषणा किया है कि वह अपने वाइपर मिशन को 2023 में लॉन्च करेगा और इसके वाइपर मिशन को ध्यान बस याद रख लीजिएगा, तो इससे बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी टॉपिक। इसका उद्देश्य है कि चंद्रमा पर वहां पर जो भी अस्थायी रूप से संसाधन है, क्या उसका उपयोग करके मानव जीवन संभव है, इस बात का पता लगाने के लिए ये वाइपर मिशन है। वास्तव में जो वाइपर मिशन होगा उसके साथ एक मोबाइल रोबोट भेजा जाएगा। यह मोबाइल रोबोट क्या करेगा, वहां पर जो भी संसाधन है उन संसाधनों का मानचित्रण करेगा और उसका अन्वेषण करेगा। मानचित्रण करने के बाद अन्वेषण भी करेगा कि ये उसमें कौन कौन से संसाधन है, किस तरह के हैं, और अच्छे तरह से मानचित्रण करेगा। इससे फायदा क्या होगा, इस मानचित्र से ये तो फायदा हो जाएगा कि जो अगला जो भी मिशन वहां जाएगा उसके लिए लैंडिंग साइट कहाँ पर उतारना है, अगले मतलब कि वहां पर लैंडिंग करवाना, ये पता चलेगा। वहां पर मान लीजिए व्यक्ति लोग जाते हैं चंद्रमा पे, अगर भेजा जाता है जीवन की तलाश के लिए प्रवास के रूप में, तो वहां वो लोग कहाँ रुकेंगे, अगर रुकेंगे तो वहां क्या स्थानीय रिसोर्सेज हैं वहां पर, इस बात का पता लगाना, पानी है या नहीं है पर्याप्त मात्रा में, तो ये सब लगाना इसका क्या हो जाएगा, ये इस मिशन का महत्व हो जाएगा। इस मिशन का उद्देश्य क्या है, ये वाइपर मिशन का उद्देश्य ये है कि दक्षिणी ध्रुव पे, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव का मुख्यतः अन्वेषण करना, वहां के जो संसाधन है उसका मानचित्रण करना और पानी की सांद्रता का पता लगाना, और ये भी पता लगाना कि उसके अलावा और क्या क्या संसाधन वहां पर हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से ये आज का हमारा रहा टोटल। आप मेहनत से पढ़ाई कीजिए, इसकी जो है पीडीएफ आप यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जो है आप लिंक वहां पर मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड कर लीजिए इसकी पीडीएफ को। इसके साथ ही आप जो है हमारी कर्मयोगी सिविल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल से जुड़ करके वहां से भी आप इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। ये इसके जो है हमारे ये कर्मयोगी सिविल सर्विसेज के टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ करके वहां से भी आप हासिल कर सकते हैं। इसी पीडीएफ के साथ साथ एक व्हाट्सएप नंबर भी आपको दिया गया है, इस नंबर पे आप कॉल करके व्हाट्सएप के माध्यम से भी आप पूछ सकते हैं। आप मेहनत से पढ़ाई कीजिए, हम लगे हैं दोस्तों। इधर थोड़ी डिसकंटिन्यूटी हो गई है विजन आईएएस की टेस्ट सीरीज का, लेकिन हम जो है कल से अब डेली का डेली करेंगे, किसी दिन मिस नहीं होगा, आप चाहे 25 क्वेश्चन ही करें। उसके जो है जो भी विजन का हम कराएंगे 2021 का भी आपको हम सॉफ्ट कॉपी फ्री आप कास्ट देंगे, जबकि आप मुखर्जी नगर, दिल्ली के मुखर्जी नगर में भी अगर सॉफ्ट कॉपी लेते हैं तो यहाँ पर भी 25 रुपये पर कॉपी सॉफ्ट कॉपी मिलती है। हार्ड कॉपी भी मिलती है, सॉफ्ट कॉपी भी हम इसको फ्री में देंगे। 2021 का देंगे विजन आईएएस का सॉफ्ट कॉपी, और 2020 का भी देंगे, और सीरीज ये शुरू करते हैं कल से। बस आप मेहनत से पढ़िए, अपने दोस्तों को कर्मयोगी सिविल सर्विसेज के चैनल को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और इसको जो है सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। हम आपके लिए मेहनत करते हैं तो आपका भी थोड़ी जिम्मेदारी बनती है, आप भी इतना काम करें दोस्तों। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, नमस्कार।